8 से 9 लोगों में से हर एक को कैंसर होना है। स्टेज 0 मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है और स्टेज 4 मतलब वो और ऑर्गन्स में फैल चुका है। ठीक है, 2-3 कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ओरल कैविटी बहुत कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है। कुछ कैंसर हैं जहां बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है ये बात कि यहाँ एक डेफिनेटिव फैमिलियल बेसिस है, जैसे कोलोन में है, ब्रेस्ट में है, ओवरी में है, कि मिरर के सामने खड़े हों, अपने हाथों से ब्रेस्ट को बाहर से अंदर की तरफ लाएं, अच्छे से एग्जामिन करते हुए, खड़े में मतलब व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप इन दैट पोजीशन एंड थोड़ा सा झुक के, साथ में आर्मपिट्स को भी एग्जामिन करें कि कोई अबनॉर्मल स्वेलिंग तो नहीं मिली। हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित उपाध्याय, पीएस राय हॉस्पिटल से एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। हम बात करेंगे कैंसर के कॉजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर। मेरा पहला सवाल यही है कि कैंसर के कॉमन सिम्टम्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। देखिए, कैंसर शरीर के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, वो चाहे माउथ कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, हर हिस्से में। तो कोई एक यूनिफॉर्म सिम्टम कैंसर का नहीं होता, वो उस ऑर्गन पे डिपेंड करता है जहाँ के वो सिम्टम करेगा। जैसे माउथ कैंसर है तो वो खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है, कोई अल्सर जो भर नहीं रहा है। लंग कैंसर है तो कोई भी कफ जो लगातार चले जा रहा है कई महीनों तक। किसी को कोलोन कैंसर है तो हो सकता है वो डायरिया हो रहा हो लगातार, या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ हम समझें कि कोई भी सिम्टम जो नया पैदा हुआ है, जो नॉर्मली 2-3 हफ्ते दवाइयाँ ली, जो भी हमने नॉर्मल समझ के, उनसे ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, और यदि साथ में वेट लॉस भी हो रहा है या लगातार फीवर है जो चले जा रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम हैं, तो वो बड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं कि कहीं हम कैंसर से तो नहीं डील कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचें, क्योंकि कैंसर में एक ही चीज़ है, जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करते हो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। और स्पेशली यदि हम बोलें 8 से 9 लोगों में से हर एक को कैंसर होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जितनी जल्दी पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और डॉक्टर को असेस कर सकते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैंसर के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यही होता है कि हर एक को लगता है मुझे कैसे हो सकता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इंडिया में डेटा वाइज लगभग आप ये मान के चले हर 9 में से 1 पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी कैंसर होना है। तो यदि आपके वर्क प्लेस पे यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 10 को होना है। किन 10 को होना है नहीं पता। ये टेंडेंसी कि यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, वहां हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। भाई हो सकता है, तो कोई भी वार्निंग साइन है, जैसे मैंने भी नाम लिया कि कुछ भी सिम्टम है जो थोड़ा परसिस्ट कर रहा है, और स्पेशली यदि अनएक्सप्लेन्ड है सिम्टम्स, तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए कि कैंसर हो सकता है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि हम इम्यून नहीं है, कोई भी इम्यून नहीं है। हम ये सोचें कि जैसे लंग कैंसर को एसोसिएट करते हैं कि सिर्फ स्मोकर में होगा, नहीं, ऑलमोस्ट 20 से 30% नॉन स्मोकर में होता है। कोलोन कैंसर है तो वो ये बोलते हैं कि लोग सिर्फ ये जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें भी होता है, बट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट 100% ट्रू। तो कोई भी कैंसर कभी भी हो सकता है, हमें ये नहीं मानना है कि हम इम्यून हैं। जो रेगुलर स्क्रीनिंग है वो कराते रहें, जो वैक्सीनेशन एडवाइज्ड हैं वो सब करते रहें, और अपना लगातार ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम भले ही दिखने में कितना भी छोटा लगे, वो भी हो सकता है कैंसर का इनिशियल सिम्टम हो। तो ये अपने आप को इम्यून मानना छोड़ दें और हमेशा ये सोचे कि कहीं है तो नहीं, मैं अपना सब जांच कराऊं या कुछ भी परसिस्ट कराए तो दिखाएं, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, कैंसर के अलग अलग स्टेजेस का क्या मीनिंग है? देखो, स्टेजेस मतलब ये होता है कि कैंसर शरीर में कितना फैला हुआ है। अब जैसे हम ब्रॉडली बात करें, हम सुनते रहते हैं स्टेज 0, 1, 2, 3 और 4, ये कॉमनली होता है। ब्लड कैंसर इसमें शामिल नहीं है, बिकॉज ब्लड कैंसर अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बिकॉज जो चीज़ ब्लड में है वो ऑलरेडी पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो ये ट्रेडिशनल सिम्टम वहाँ काम नहीं करता है। बट बाकी जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग है, लिवर है, किडनी, स्टमक, ब्रेन, सब जगह वहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं। स्टेज 0 मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और स्टेज 4 मतलब वो और ऑर्गन्स में फैल चुका है, 2, 3, 4 या पूरे शरीर में कहीं भी। यही मैं आपसे नेक्स्ट सवाल यही पूछने वाली थी कि स्टेज 0 कैंसर, इसका क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं ना कैंसर की फैल रहा है या बड़ा है, बड़ी गठान बन गई है, विजिबल है, वो वहाँ नहीं पहुँचा है। जैसे मान लीजिए कोलोनोस्कोपी किया, कोई दिखा कि कोई पॉलिप है, और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को लगा कि भाई पॉलिप को निकाल देते हैं, इट कैन बी
मेलिग्नेंट, आपने निकाल दिया एंड यू टर्न आउट कि अच्छा इसमें तो कैंसरस चेंजेस शुरू हो चुके थे, बट चूंकि वो फैले नहीं थे, उन्होंने कुछ भी मेम्ब्रेन ब्रीच नहीं की थी, सो इट इज स्टेज 0। सेम वे कई बार फीमेल्स में हिस्टेरेक्टमी होती है कि लेट्स से एंड काफी ब्लीडिंग हो रही है या कुछ रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, हिस्टेरेक्टमी हुआ, बायोप्सी हुआ, टर्न आउट कि तो स्टेज 0 कैंसर है। तो कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, जो एक ही जगह पर है, उसमें जो चेंजेस हो रहे थे वो उसे प्रॉपर कैंसर में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जगह पर फोकस है, वो ना कहीं शरीर में फैला है अभी, और हमने उस स्टेज पर ही उसे इरेडिकेट कर दिया। बट यूजुअली ये तभी होता है जब किसी और वजह से सर्जरी की गई एंड टर्न आउट कर ये तो कैंसर था। पॉलिप, हाँ एक और चीज, कई बार गॉल स्टोन्स में ये बड़ा कॉमन है, गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई स्टोन्स की वजह से और वी फाइंड आउट कि नहीं इसमें तो थोड़ा सा कैंसरस चेंजेस भी शुरू हो गया, तो ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं। डॉक्टर, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसे कैंसर हो सकता है? ध्यान रखना होगा, कोई भी सिम्टम, कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम, जैसे मैं रीएम्फेसाइज कर रहा हूँ इसी चीज को कि कुछ भी भले ट्रिवियल लगता है कि हाँ शुरुआत हुई थी, मान लो एसिडिटी रहती है बट लेकिन सडनली वेट लॉस भी शुरू हो गया, नाउ इट्स ए थिंक कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो ट्रिवियल सिम्टम भी हैं, लेकिन यदि वो परसिस्ट कर रहे हैं तो मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा है? देखो 2-3 कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ओरल कैविटी बहुत कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट ये बहुत कॉमन है। तो ये 3-4 जो कैंसर हैं, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 70% बल्क ये बनाते हैं। कुछ नए कैंसर जैसे गैस्ट्रिक या कोलोरेक्टल कैंसर अब ऑफ लेट बहुत आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, वो भी धीरे धीरे ज्यादा दिखने में आ रहे हैं। बट इंडिया में सबसे कॉमनली हम जो देखते हैं ये तो ओरल कैविटी है मेल्स में, और फीमेल्स में ब्रेस्ट या सर्विक्स। डॉक्टर, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे कैंसर रिस्क को कंट्रीब्यूट करते हैं बढ़ाने में? कुछ कैंसर हैं जहां बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है ये बात कि यहाँ एक डेफिनेटिव फैमिलियल बेसिस है, जैसे कोलोन में है, ब्रेस्ट में है, ओवरी में है। बट कुछ ऐसे कैंसर हैं, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली ऐसे कैंसर हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं है कि वो हेरिडिटरी है। जैसे कि हमने नाम लिया ब्लड कैंसर, आमतौर पे ब्लड कैंसर एसोसिएटेड नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो बिल्कुल चाइल्डहुड में हो चुके होते हैं। तो नॉर्मली कोई भी पर्सन जो 60-70s में जिसको कैंसर हो रहा है, आमतौर पे हेरिडिटरी बेसिस नहीं होता है, वो जो यंग में हो रहे हैं या बच्चों में हो रहे हैं वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट में जेनेटिक फैक्टर्स का क्या रोल है। देखिए जेनेटिक मतलब समझिए डीएनए चेंज हुआ, वो सेल नॉर्मल से कैंसरस बन गई, जेनेटिक फैक्टर उस चेंज को और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 1 या 2 स्टेप वो जेनेटिक फैक्टर्स ने दे दिया, तो वो उन्होंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दिया, तो वो जो चेंजेस जो नॉर्मली शायद नहीं होते बट अब हो सकते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर भी यही करते हैं, वो भी और इस प्रोसेस को एग्रेवेट कर देते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल कैंसर सेल को 10 म्यूटेशन की जरूरत है कैंसरस बनने के लिए, हो सकता है 2-3 फैक्टर जेनेटिक्स ने ऑलरेडी दे दिए, तो चांसेस बढ़ गए। अब यदि हमने उसमें और 2-3 एनवायरमेंटल फैक्टर दे दिए तो चांसेस और बढ़ गए कि बचे हुए म्यूटेशन अपने आप हो जाएं। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब यदि आप रॉन्ग साइड में करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे, अब आप स्पीडिंग करेंगे तो और भी बढ़ जाएंगे। इट इज ये फैक्टर यही काम करते हैं कि चांसेस को और बढ़ाते जाते हैं, और कई बार बहुत सब्सटेंशियली बढ़ा देते हैं। एक बहुत कॉमन म्यूटेशन है फीमेल्स में, BRCA1 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में, ऑलमोस्ट 50% चांस है कि यदि वो किसी में है म्यूटेशन तो उसे आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब जैसे एक आम सवाल है कि प्रोसेस्ड फूड और शुगर क्या कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है या नहीं? यस देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, शुगर उनको बहुत बैडली अफेक्ट करता है, बिकॉज हम सीडेंटरी होते जा रहे हैं। शुगर स्पाइक्स बॉडी उतना तेजी से अडेप्ट नहीं, उतना तेजी से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, और ये एबनॉर्मल जो एक्सपोजर है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है शुगर को, वो डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक हो सकता है। बट यदि हम ज़्यादा ले रहे हैं तो नॉर्मल मात्रा में, जो नॉर्मल खाने में शुगर यूज हो रही है वहाँ तक ठीक है। एक 100 ml चाहे वो कोक हो या पेप्सी हो, ऑलमोस्ट 3 चम्मच 15 ग्राम के करीब शुगर होती है, विच इज टू हाई, एंड इफ यू आर टेकिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, बहुत लंबे समय तक ले रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो, दैट इज हार्मफुल।
सेम अप्लाइज टू प्रोसेस फूड, क्योंकि वो इतनी बार प्रोसेस कर चुके हो आप, हाँ, और उसे प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज हो रहे हैं। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने एक और भी दिया था, इनफैक्ट फूड डाई पे था वो, तो बात वही थी कि डाइज यूज हो रही हैं, एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, बट देखिए अप्रूवल कहाँ है, एक लिमिटेड अमाउंट के लिए कि आप दिन में इतना ले सकते हो, बट एक ही चीज को हम तो मल्टीपल बार लिए जा रहे हैं, तो हम ओवरऑल एक्सपोजर तो बहुत बढ़ गया। ये सब की सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं, और वो इन टर्न कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। माइक्रोप्लास्टिक इज अनदर थिंग, प्रोसेस फूड में माइक्रोप्लास्टिक मिल रही है, हाँ। और वो भी कार्सिनोजेनिक है। पोल्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कैंसर केसेस को इंक्रीज करते हैं? बिकॉज वी आर बीइंग एबनॉर्मली एक्सपोज टू मल्टीपल केमिकल्स। जैसे एक केमिकल है बेंजीन, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो हम उनसे वेपर उड़ती है, या जो जब वो जलते हैं तो उनसे जो पॉल्यूशन होता है, तो बेंजीन या बेंजीन से के डेरिवेटिव, एंड बेंजीन इज ए नोन कार्सिनोजन, वो बहुत बहुत सारे कैंसर्स को इम्प्लिकेट करता है। कई सारे केमिकल्स हैं जो पेस्टिसाइड के रूप में यूज होते हैं, वो हम बहुत एबनॉर्मल मात्रा में उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, तो दे आर ऑल हार्मफुल। बिकॉज क्या होता है ना, ये सेल्स को लगातार हिट करते हैं, और इस हिटिंग के दौरान हो सकता है सेल जो है वो ऐसे म्यूटेशन डेवलप करे विच बिकम्स कैंसर। तो ये ओवरऑल कैंसर के इंसिडेंस को डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर, स्मोकर्स के लिए लंग कैंसर का अर्ली स्टेज पता होना कितना मुश्किल होता है? थोड़ा सा है, बिकॉज स्मोकर्स कफ इज ए नोन एंटिटी, कि जो स्मोकिंग करते हैं थोड़ा बहुत कफ होता है, तो ऐसे में कई बार ये यदि वो लंग कैंसर के कारण है वो मास्क हो सकता है। तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि हम ध्यान रखें कि कोई भी कफ के कैरेक्टर में यदि चेंज हो रहा है, एंड इफ इट इज गेटिंग मोर सिवियर, या कभी ब्लड आने लगे उसमें, तो या वेट लॉस होने लगे एबनॉर्मली जो पहले नहीं था, तो ये सब चीजें एक वार्निंग साइन जैसा है। HPV वैक्सीन किस एज के बच्चों के लिए जरूरी है? HPV एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, और ये मल्टीपल कैंसर्स को प्रिवेंट करती है। शुरुआत में हुई थी कि फीमेल्स में बच्चों को देना है, आइडियल एज ग्रुप ये है कि हम टीनेज में दें, बिफोर दे स्टार्ट देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज। बट अब ये बोला जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ये नहीं देखना है, आई मीन दैट्स आइडियल सिचुएशन कि ठीक है हम टीनेज में दे दो, बट व्हेनेवर समबडी वांट गिव। रीजन बीइंग, शुरू में ये होता था कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को ही टारगेट कर रहे थे, बट अब हमें पता पड़ रहा है कि ये कई सारे और कैंसर्स को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। तो आइडियल, और जो गायनिकोलॉजिकल सोसाइटीज हैं वो सब की सब गाइडलाइंस हैं, वो बोलते हैं अर्ली जो टीनेज है वहां से शुरू कर देना चाहिए, 12 से 14 साल में। बट यदि थोड़ा लेट भी कोई आ रहा है, गिव दैट, इट्स गोइंग टू बेनिफिट। जैसे आपने सर्वाइकल कैंसर की बात की, तो मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करूंगी कि HPV वायरस का सर्वाइकल कैंसर से क्या कनेक्शन है? देखिए, HPV वायरस क्या करता है, वो सर्वाइक्स में वो वहीं रहता है, और लगातार उस एरिया को इरिटेट करता रहता है, इन्फ्लेमेशन करता रहता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन वो सेल धीरे धीरे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इरिटेट हो रही है, कॉन्स्टेंटली उसका DNA जो है वो चेंज हो रहा है, और ये चेंजेस कई बार जो है वो कैंसरस हो जाते हैं। HPV ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसका मैकेनिज्म यही है। सर्वाइकल कैंसर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे यूट्रीन कैंसर या ओवरियन कैंसर से? यूट्रस जो है वो एक ऑर्गन है, सर्विक्स उसकी ओपनिंग है, तो वो एक ओरिजिन अलग है, उसकी बॉडी से यदि हो रहा है तो वो यूट्रस कैंसर है, एंड ओवरीज आर सेपरेट ऑर्गन। तो भले ही वो जगह एनाटॉमिकली एक ही है, बट अलग अलग ऑर्गन हैं ये सारे। ब्रेस्ट कैंसर का सेल्फ एग्जामिनेशन का सही तरीका क्या है? देखिए, उसके लिए सबसे पहली चीज ऑलमोस्ट 30-35 से शुरू हो जाना चाहिए, महीने में एक बार करना चाहिए। 2-3 उसके अलग अलग मेथड्स हैं, बट कॉमन जो उसमें बोला जाता है कि मिरर के सामने खड़े हों, अपने हाथों से ब्रेस्ट को बाहर से अंदर की तरफ लाएं, अच्छे से एग्जामिन करते हुए, खड़े में मतलब व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप इन दैट पोजीशन, एंड थोड़ा सा झुक के, साथ में आर्मपिट्स को भी एग्जामिन करें कि कोई अबनॉर्मल स्वेलिंग तो नहीं मिल रही है, देखें कोई निपल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ये सारा की सारा रेगुलरली करते रहना है। और कई बार
फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, जो ब्रेस्ट में छोटी छोटी स्वेलिंग है विच इज नॉट कैंसरस। वो आते हैं, कुछ महीने रहते हैं और चले जाते हैं। बट यदि कोई है, उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है या उसमें अल्सर डेवलप हो रहा है, या जैसे मैंने बोला निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब की सब वार्निंग साइन है कि ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। एक और चीज होती है डॉक्टर, जैसे अगर हम गायनेक के पास जाएं तो वो बता देते हैं कि लाइक अगर आपको पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, एक तो काफी बार ऐसा होता है कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले या पीरियड्स के बाद या तो आपको बैक में क्रैम्प्स होते हैं, या फिर आपका ब्रेस्ट जो है वो काफी हैवी हो Engorge जाता है या टाइट हो जाता है, तो उसमें भी लोग काफी बार घबरा जाते हैं कि कहीं ये दैट्स ब्रेस्ट नेचुरल। कैंसर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैंसर के कारण कोई भी चेंज होगा ना, तो बिल्कुल शुरुआत में भले ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे, बट इट इज मोर और लेस, इट इज परसिस्टेंट। यदि कैंसर के कारण कोई ब्रेस्ट में स्वेलिंग डेवलप हो रही है तो इट विल बी देयर एंड इट विल ग्रेजुअली ग्रो। पीरियड्स में जैसे बताया, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट इज ए नोन थिंग, बट वो जब पीरियड्स खत्म होंगे तो अपने आप टेंडेंसी कम हो जाएगी और वो नेक्स्ट पीरियड में फिर से बढ़ जाएगी। सो देयर विल बी ए पैटर्न। सो इफ दैट इज देयर, वो ठीक है, बिकॉज दैट्स ए नेचुरल फिनोमिना। कैंसर में जो गठान बनेगी वो रहेगी, वो हो सकता है 5-10% उसका साइज चेंज हो पीरियड्स के हिसाब से, बट नॉट मोर देन दैट। स्किन कैंसर के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है? स्किन कैंसर में बड़े कॉमनली होता है कि कुछ कोई भी हमने नोटिस किया कि कुछ नया मोल में चेंज आया या कुछ नया अल्सर बना। कई बार ओवरलुक कर देते हैं कि अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कुछ होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ ऑइंटमेंट ले लिया, लगाते रहे, मेलानोमा डेवलप्स लाइक दैट। बट जैसे किसी भी कैंसर में है, जितनी जल्दी हम करते हैं कुछ कोशिश, उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेम अप्लाइज टू स्किन कैंसर ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया, इम्पोर्टेंट है कि हम एक बोलते हैं 2 हफ्ते मान के चलो, कोई भी चीज जो 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है एंड विच वाज नॉट देयर अर्लियर, चेक फॉर कैंसर स्ट्रेट वे। अच्छा, यस। सो कैंसर ट्रीटमेंट में अगर हम लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस आए, क्या नया आया है? बहुत कुछ चेंज आया है। हम थोड़ा सा और पीछे से बात करें, अप टू यू कैन से ऑलमोस्ट टिल 2000 हमारे पास फिक्स 3 ट्रीटमेंट हुआ करते थे, रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी। जो भी है वो उन्हीं में होना है। धीरे धीरे डेवलप हुआ टारगेटेड ट्रीटमेंट। टारगेटेड मतलब आपने उस समस्या को पहचाना कि कोई सेल नॉर्मल से अबनॉर्मल क्यों बन रही है। इट स्टार्टेड विथ ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जिसे हम CML बोलते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो इंडिया में सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है। लगभग 30% लोग ठीक होते थे लगभग आज से 20 साल पहले विद ट्रीटमेंट। मतलब 10 ईयर सर्वाइवल वाज 30%। उसका जड़ आपको पता पड़ा कि अच्छा एक क्रोमोसोम है जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें एक चेंज हो जाता है, टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है, वो एबनॉर्मली एक्टिवेट हो गया, बट एक दवाई से आप उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने टारगेट आइडेंटिफाई किया एंड गिव दैट। आज की डेट में नॉर्मल जो CML के पेशेंट्स हैं, 10 ईयर सर्वाइवल इज 95%, एज गुड एज जनरल पॉपुलेशन, एंड सिर्फ ओनली ऑन द टारगेटेड ट्रीटमेंट। तो अब क्या हो रहा है कि कैंसर रिसर्च में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कौन सी जीन, कौन सा पाथवे एबनॉर्मल है, और आप उसी को टारगेट करो। पिछले 10 सालों में एक नई चीज जो आई है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई मतलब बॉडी में लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, बिलियंस ऑफ डिवीजन्स आर देयर डेली, और हमेशा हर चीज परफेक्ट नहीं होती। थोड़े बहुत 0.001% के करीब वो एबनॉर्मल होते हैं, बट बॉडी का इम्यून सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और हटा देता है। बट द फैक्ट कि वो परसिस्ट किए, डेवलप किए वो चेंजेस, वो एबनॉर्मल सेल, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम उसे नहीं पकड़ पाया और उसने उसे अलाउ कर दिया बढ़ने को। व्हाट इम्यूनोथेरेपी डज, वी फाइंड दैट सबसेट कि जहां इम्यून सिस्टम स्टिल काम कर सकता है, तो आप इम्यून सिस्टम को बताते हो कि नो, यू गो एंड हिट दैट। तो आपने बॉडी की इम्यूनिटी का सहारा लिया है कि वो जाए और कैंसर की सेल को टारगेट करे। उससे क्या हुआ कि जो कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स थे वो खत्म हो गए, बिकॉज कीमोथेरेपी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो टॉलरेट नहीं होती कई सारे लोगों से। अब तो नए और ज्यादा मॉडिफाइड और ज्यादा अच्छे एक्सेप्टेबल वर्जन्स हैं, बट पहले ये दिक्कतें ज्यादा थी। इम्यूनोथेरेपी, और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट एल्डरली है या बिकॉज ऑफ और कई सारी बीमारियां हैं, कई बार हम कोई दवाइयों को यूज नहीं कर पाते। इम्यूनोथेरेपी गिव्स अस एन ऑप्शन। पर इनफैक्ट जहां कहीं भी उसका रोल आ रहा है इम्यूनोथेरेपी का, रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
इनफैक्ट आप लोगों ने सुना होगा एक मॉलिक्यूल के बारे में जिसने रेक्टल कैंसर में हम्म, ऑलमोस्ट 100% लोगों को ठीक कर दिया हम्म, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से। हम्म, और वो अभी फॉलोअप आया था ऑलमोस्ट 3 साल के बाद भी, जितने लोगों को ट्रीट किया था किसी में भी कैंसर अभी तक लौट के नहीं आया है। हम्म, सो इम्यूनोथेरेपी पिछले 10 सालों के प्रॉब्ली जो सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रैक्टिस चेंजिंग चीज़ थी वो है। थोड़ा सा इशू अभी भी है, इट्स कॉस्टली, बट स्टिल जहाँ तक अप्लाई हो सकती है हम कोशिश करते हैं उसको। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही है आपसे कि इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? कुछ टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी। हम्म, यदि वो काम करेगी देन डेफिनेटली वी शुड बी यूजिंग दैट बिकॉज इट इज मच बेटर टॉलरेटेड एंड मच मोर इफेक्टिव। बट तभी जब जो मैं मार्कर बता रहा हूँ PDL1 बोलते हैं वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो। मान लीजिए PDL1 नेगेटिव है तो ये चांसेस बहुत कम है कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी, तो फिर आप ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी का सहारा लोगे। दूसरी बात, जैसे जैसे रिसर्च आ रही है कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का रोल बढ़ता जा रहा है, बट आज मैं यदि बोलूँ कि 100% में इम्यूनोथेरेपी काम कर रही है, नहीं कर रही है। बट इम्यूनोथेरेपी भी जब हम बोलते हैं तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, बट कई सारी और वेज से भी आप इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हो। तो हमें ये बोलना चाहिए नॉन कीमोथेरेपी ऑप्शंस अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी का मतलब आप सेल को किल कर रहे हो, है ना। जैसे जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि कोई आर्मी है और वो एक तोप का गोला आया तो जो भी सामने उसने मार दिया, वो नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल दोनों हिट होती हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अब यदि हम टारगेट कर पाएंगे कि नहीं सिर्फ एबनॉर्मल सेल को ही जाके करेगा तो वो नॉर्मल सेल हमारी बच गई, तो जो टॉक्सिसिटी हो रही थी वो नहीं हो रही। लंग कैंसर सेकंड एग्जांपल, जहाँ पे यदि कुछ म्यूटेशंस हैं जैसे EGFR और इस तरह के, यदि वो पॉजिटिव हैं तो सिंपल टैबलेट्स दे आर एज इफेक्टिव एज कीमोथेरेपी। तो ये सारे पिछले कुछ समय के डेवलपमेंट है, और इसी को हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हम हर पर्सन में जेनेटिक डिफेक्ट को पकड़ें और देखें कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कैंसर ट्रीटमेंट के साथ लेना कितना सेफ है? हाँ देखो, ऑल्टरनेटिव थेरेपी एज ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हैं। अब उसमें हम यदि देखें तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, तिब्बती, नेचुरोपैथी सबको इंक्लूड कर सकते हैं। सबके बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि कई सारी केस रिपोर्ट आती रहती हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नुकसान कर रही हैं और हम सब देखते भी हैं। बट इन जनरल हम लोग बहुत मना नहीं करते हैं। यदि हमें लगता है कि कुछ नॉर्मल रूटीन सी चीज़ें हैं वहाँ तक ठीक है, बट कुछ चीज़ों के लिए हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। जैसे कई बार कुछ अननोन सब्सटेंस हैं, जैसे आयुर्वेद में होता था कोई भस्म होती थी, लौ भस्म और थिंग्स लाइक दैट, वो हैवी मेटल्स हैं एंड वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान हम लोगों को मना करते हैं कि कुछ और चीज़ों को ना लें क्योंकि यू डोंट नो द इंटरेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स। बट हाँ, जहाँ ऐसे सब्सटेंस है जैसे कोई बोलता है कि हल्दी फ़ायदा करेगी, ठीक है भाई, वी अलाउ दैट, यस यू कैन टेक दैट, बिकॉज हल्दी का जो एक्टिव कंपोनेंट है करक्यूमिन, 4000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं उस पर, तो आपको पता है उसके बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ ए ड्रग, बट स्टिल यू नो ए बिट कि उसके सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में, सो दैट इज अलाउड। ऐसी जनरल चीज़ें हम मना नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं विटामिन सी, तो ठीक है आप विटामिन सी लीजिए, दैट विल हेल्प। ये सब चीज़ें हल्के फुल्के लेवल पे ठीक है, बट आमतौर पे दो पैथी के ट्रीटमेंट को एक साथ मुश्किल है। हम लोग अलाउ ये कर देते हैं कि लेट्स से किसी को कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी हुआ या सर्जरी हुआ फॉलोड बाय कीमोथेरेपी या व्हाटएवर, एंड वंस दैट इज ओवर एंड इफ समबडी से कि नहीं मैं ये ले लूं क्या जिससे आगे मुझे ना हो, वो ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट क्रॉसिंग टू सिस्टम्स। डॉक्टर, रशिया का कैंसर वैक्सीन ब्रेक थ्रू, क्या ट्रीटमेंट अब अफोर्डेबल हो रहा है, हम ऐसा माने? अभी देखिए दैट अभी उसमें समय है। वो रशिया ने भी बहुत कुछ नहीं बताया है, दे आर जस्ट सेइंग कि mRNA बेस्ड वैक्सीन दे हैव डेवलप्ड। बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी निकल के तब पता पड़ेगा। mRNA बेस्ड वैक्सीन ट्यूमर स्पेसिफिक हैं, कैंसर के ग्रोथ को रोकती हैं, बट देखिए अभी चूँकि ना वो इंडिया में अवेलेबल है और रशिया ने भी कोई बहुत ज़्यादा डेटा अभी तक पब्लिक नहीं किया है, तो अभी बोलना उस पर थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा। डॉक्टर, AI और टेक्नोलॉजी ऑन्कोलॉजी को फ्यूचर में कैसे हेल्प करेंगे? देखिए एग्जांपल लीजिए ब्रेस्ट कैंसर का,
जी मैमोग्राफी आप सबने सुना होगा कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी करते हैं। मैमोग्राफी थोड़ी सी पेनफुल होती है, ठीक है। दूसरी बात, इट इन्वॉल्व्स एन इंस्ट्रूमेंट, तो इतना भी नहीं है कि हम हर रिमोट कॉर्नर में पहुंच पा रहे हैं। अब कई सारी एआई बेस्ड थर्मल इमेजिंग जो मॉडलिटीज आ रही हैं, वहाँ पे क्या है, देयर विल बी अ स्मॉल, व्हाट यू रिक्वायर इज अ स्मॉल रूम एंड अ लैपटॉप, दैट्स इट, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। somebody will come, पेशेंट आएगा, वो अंड्रेस होके बैठ जाएगा एंड दैट्स इट। वो इमेजिंग अपने आप होती रहेगी 2-4 मिनट एंड दैट्स इट, यू गो। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि थर्मल सिग्नल्स जो पूरे ब्रेस्ट में आ रहे हैं वो क्या हैं, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं मेटाबॉलिज्म पे। और कैंसर सेल होंगी तो वो एबनॉर्मली मेटाबॉलिक उनके सिग्नेचर होंगे, तो उसे आप बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिटेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या हुआ कि यू कैन डू स्क्रीनिंग इज अ मच मोर सेंसिटिव वे, much less intrusive way and it's much more accessible, क्योंकि वो कहीं भी जाके करा सकते हो। AI बेस्ड है, तो AI अपने आप बता देगा कि कुछ कैंसरस है या नहीं है। नहीं है कोई बात, यदि है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सेम पैप स्मीयर में हो रहा है आजकल, तो बिल्कुल रिमोट एरिया में भी पैप स्मीयर लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, AI विल एनालाइज ये नॉर्मल है या नॉर्मल है। ये तो मैंने बताया एक एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक में। जितनी जो बड़ी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, दे आर यूजिंग दैट AI बेस्ड एप्लीकेशन टू सी कि कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं क्या। तो वो जो चीज़ें पहले मिस हो जाती थी बहुत तेज़ी से पकड़ में आ रही हैं। तीसरा AI का रोल है बहुत ज़्यादा ड्रग डेवलपमेंट में, क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट नया, आपको कुछ जेनेटिक सिग्नेचर चाहिए, नया टारगेट चाहिए, इट्स ए वेरी वेरी आई वुड से रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस। AI इस पे बहुत काम कर रहा है। तो वर्चुअल टारगेट बना के आप वर्चुअली देख सकते हो कि दवाई काम करेगी आगे जाके या नहीं करेगी। तो AI इज फ्यूचर। डॉक्टर, कैंसर डायग्नोसिस के बाद मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया और लेट्स से नथिंग इज वर्किंग, सर्वाइवल लगभग 6 महीना वर्सेस ए पैंक्रियाटिक कैंसर, नहीं कुछ काम कर रहा है, सर्वाइवल इज 7-8 मंथ। हाँ बट कैंसर बोलने से पूरी फैमिली बहुत बहुत तरीके से अफेक्ट होगी। हाँ कि भाई कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। आपने बोला हार्ट डिसीज है, स्टिल अच्छा हार्ट में तो है, क्योंकि साइकोलॉजिकली कैंसर को हम एसोसिएट करते हैं बॉडी से। तो कैंसर डाउट ही अपने आप में बहुत बड़ा जो है ना झटका देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला कि कैसे इस चीज से कोप अप किया जाए। आई थिंक हम लोग जो करते हैं, फैमिली या जो इमीडिएट केयर गिवर्स हैं, उन सबको हम लोग बहुत काउंसिल करते हैं। हम उनको वो सिखाते हैं कि वो कैसे ध्यान रखें। पेशेंट्स के साथ हम बहुत जो है टाइम स्पेंड करते हैं, और जहाँ वो पेशेंट को लगा कि आपके साथ अच्छी रैपो बन रही है, आई थिंक वो सबसे पहले स्टेप है, क्योंकि देन वो पेशेंट जो है वो अपने अपने फियर्स आपको से डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है। और हम एक और चीज़ बोलते हैं हमेशा कि जब हम ट्रीट करते हैं और जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो बहुत हेल्प करता है। कभी कभी हमको डेडिकेटेड ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होती है जस्ट टू सी दीज थिंग्स, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है कि ये जो स्ट्रेस होती है, चाहे वो डायग्नोसिस के दौरान हो, चाहे ट्रीटमेंट के दौरान हो, इनफैक्ट पोस्ट ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि आप सोसाइटी प्रेशर भी होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स भी देखने होते हैं, स्ट्रेस कैन बी एनीवेयर। जितना हम पेशेंट के साथ, जितना फैमिली को आप टाइम देंगे, जितना उनको बोलने का जो फियर है, मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लगते हैं पेशेंट एक शैल में चला जाता है। हाँ। तो वो बताते ही नहीं मुझे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बस दे ओपन अप, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। ये तो कैंसर है, लोग तो आम तौर पर भी स्ट्रेस लेके शेल में चले जाते हैं। So this is the cancer. Yes, discussion is important. So डॉक्टर, कैंसर सर्वाइवर्स अपनी इम्यूनिटी को रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं? इम्यूनिटी एक बार लेट से ट्रीटमेंट ओवर हो गया, सिर्फ सर्जिकल है तो आमतौर पे इम्यूनिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। कीमोथेरेपी जो है या इम्यूनोथेरेपी है वो हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा अफेक्ट करती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बॉडी रीगेन कर लेती है इम्यूनिटी को। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली
एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। हम्म। तो कोई भी हम लोग बोलते हैं रिकवरी के दौरान विटामिन सी अच्छा है, फ्रूट्स लें, सैलड लें, ऐसी चीज़ें लें। एक हेल्दी बैलेंस डाइट होना चाहिए। दूसरा, वैक्सीनेशन कई बार हम एडवाइस करते हैं इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो होना चाहिए। और किसी भी कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद लगभग 2 साल तक हमारी इम्यूनिटी इम्पेयर रहती है। उस दौरान कोई भी इन्फेक्शन यदि है वो बड़ा रूप धारण कर सकता है, वो सडनली एग्रेसिव हो सकता है। तो उस दौरान हम हमेशा बोलते हैं कि भाई कुछ भी दिक्कत है जी। आप जल्दी कांटेक्ट करें, जी। इमीडिएटली कांटेक्ट करें। और इस दौरान हम लोग बोलते हैं यदि फैमिली में कोई भी जो इमीडिएट केयर गिवर्स हैं, यदि किसी को लेट से सर्दी खांसी हुआ, निमोनिया हुआ, उन सब से दूर रहना है। सारे के सारे स्ट्रिक्टली हाइजीनिक प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। डॉक्टर, पैनक्रियाटिक कैंसर के सर्वाइवल रेट्स इतने लो क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिपेंड्स ये करता है कि आप कितनी जल्दी पकड़ रहे हैं। ये जो पैंक्रियाज का एरिया है या स्टमक का है या ये डीप सीटेड है, तो इनके सिम्टम क्या होंगे? कभी कभी पेन होगा, गैस्ट्राइटिस होगी, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा। और ये इतने कॉमन सिम्टम है कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, लेट्स टेक सम मेडिसिन एंड गो अहेड। तो जब नॉर्मली पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज होता है, बाय द टाइम ये पहले से ही फैल चुका होता है। तो पैंक्रियाटिक है या ब्रेन में है कुछ कैंसर, ये ट्रेडिशनली ऐसे हैं कि जब तक हम पता पड़ता है वो ऑलरेडी बढ़े हुए होते हैं। तो नेचुरली जब बड़े हुए होंगे तो सर्जरी, रेडिएशन इज आउट, सिर्फ कीमोथेरेपी उससे नेचुरली हर 100% लोगों में काम नहीं करती है। तो ये भी इशू आ जाता है। तो जितने लोगों में वो फ़ायदा करेगी, बट प्रोबेबली उसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा लेट पता पड़ता है इन कैंसर्स का। सेम गॉल ब्लैडर में उसका भी थोड़ा लेट पता पड़ता है। ये डीप सीटेड एबनॉर्मल ऑर्गन्स है। डॉक्टर, प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स को कैसे पहचानें? देखो, प्रोस्टेट का बढ़ना एल्डरली में बड़ा कॉमन है। हाँ। 60 की एज के बाद प्रोस्टेट कैंसर, नॉट प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज जो हैं ऑलमोस्ट 40% लोगों में होते हैं। वो क्या होंगे? यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रात में बार बार उठना होता है। कई बार यूरिन पास करने के बाद भी इमीडिएटली लगता है कि नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, अब 2-4 मिनट बाद फिर से जाना पड़ेगा। ये शुरुआती सिम्टम है और यही शुरुआती सिम्टम प्रोस्टेट कैंसर के हैं। तो इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। पीएसए एक ब्लड का टेस्ट है जो रेगुलरली कराते रहना चाहिए हर 1-2 साल में। और यदि हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज सर्जन एक प्रोसीजर करते हैं जिसे बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE। दैट इज अनदर प्रोसीजर जहां रेक्टम में एक फिंगर डाल के हम प्रोस्टेट को फील कर लेते हैं कि वो उसका मतलब यू कैन देन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कि कैंसरस लग रहा है या नॉन कैंसरस है। अब चूंकि नॉन कैंसरस इज मच मोर कॉमन देन कैंसर, तो पीएसए प्रोबेबली सबसे प्रैक्टिकल इशू है जो बीच बीच में हम कराते रहें। यदि वो बढ़ रहा है तो दैट्स अ सिग्नल कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और अल्ट्रासाउंड कराएं। डॉक्टर, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कैंसर सर्जरी कौन सी होती है? अब तो ऑन्को सर्जन सभी कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट नई नई चीजें आ रही हैं, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक है या रोबोटिक हो, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बट कुछ चीजें एनाटॉमिकली डिफिकल्ट हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरीज दे आर डिफिकल्ट, है ना। चेस्ट में या जहाँ स्पेस कम है, दो सर्जरीज आर एनीवे डिफरेंट। या वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपने पैंक्रियाटिक का नाम लिया, मान लीजिए बिल्कुल अर्ली पैंक्रियाटिक कैंसर, और पैंक्रियास सर्जरी अपने आप में डिफिकल्ट है बिकॉज एनाटॉमिकली इट इज डिफिकल्ट। वो सर्जरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा करती है और साथ में कुछ और ऑर्गन्स को भी निकालना पड़ता है। तो चैलेंजिंग तो कई सारी हो सकती है। हम मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को भी बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल सेफ है या ये बिल्कुल सेफ नहीं है। सारी अपने आप में चैलेंजिंग हो सकती है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के बाद क्या वुमेन कंसीव कर सकती है? कर सकती है, इनिशियली नहीं, कुछ सालों बाद। इनफैक्ट कीमोथेरेपी एक्सपोजर जो है उसको भी हम कुछ हद तक उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओवरीज को। तो उसके भी कुछ मेथड हैं जहां हम कुछ इंजेक्शंस पहले से देते हैं तो वो ओवरीज की ब्लड सप्लाई या ओवरीज का कीमोथेरेपी एक्सपोजर काफी कम कर देते हैं। उसके बाद काफी अच्छे चांस होते हैं दैट somebody can conceive in future। यदि हमें लगता है कि वो ऑप्शन फीजिबल नहीं है तो एक्स प्रिजर्वेशन इज अनदर वे, बट कर सकती है। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकालना क्यों जरूरी होता है? देखो, ब्रेस्ट कैंसर भी हेट्रोजीनस है ना। अब जैसे कुछ ऐसा है कि वो फैला हुआ है मान लीजिए 3-4 हिस्सों में, तो किसी भी पूरे ब्रेस्ट को
हम नहीं यदि निकालेंगे तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि इट कैन रिकर। अब जैसे एक हम सिचुएशन देखें कि किसी एक क्वाड्रेंट में छोटा सा ट्यूमर है, आपने दवाइयाँ दी, पहले कीमोथेरेपी दी, पूरा हो गया, तो फिर आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हैव रिमूव दैट हिस्सा जो उतने जितने में लंप था उतने को निकाल दिया और ऊपर से फिर रेडिएशन दे दिया, तो जिसको हम बोलते हैं BCS, ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। बट देखिए वो पॉसिबल है या नहीं है, दैट इज द इशू। कई बार मल्टी सेंट्रिक होता है, जैसे अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है ब्रेस्ट के अलग अलग हिस्सों में, तो फिर आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। बट लेट मी टेल यू, अब जितनी भी सर्जरी हो रही है, पहले जमाना था रेडिकल का कि सब कुछ निकाल दो, अब जमाना है ऑर्गन प्रिजर्वेशन का। तो एवरीबॉडी वांट कि जिस हद तक हम सेव कर सकते हैं, हमारा टारगेट वही रहता है, उतना हम सेव कर पाए। डॉक्टर नवजोत सिद्धू ने क्लेम किया है अबाउट कैंसर होम रेमेडीज, तो ये कितना रियलिस्टिक लगता है? देखो उसमें दो चीजें थी, भले उन्होंने रेमेडीज ली बट उन्होंने ट्रीटमेंट तो लिया था, सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई। तो ऐसे में यदि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट दें, ये ठीक नहीं है। ऑन द अदर हैंड मैं उनके क्लेम को 100% नहीं मना करता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, भले ही डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत डेफिनेटली ये प्रूव नहीं किया कि दे आर हेल्पफुल, बट कहीं ना कहीं कुछ सजेशन आते हैं कि हाँ ये कैंसर की रोकथाम में हेल्प कर सकती है। तो जो उन्होंने बोला था हम कम्प्लीटली वो डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, बट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रीटमेंट। यू कैन टेक विद ट्रीटमेंट। जैसे विटामिन C रिच चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, आप अपनी दवाइयाँ लीजिए, आप अपना कीमोथेरेपी है, आप अपना सर्जरी है, रेडिएशन है, जो भी है वो सब करते रहिए, साइड में आप ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यदि हम सिर्फ उससे सोचे कि उससे ठीक हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होगा। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है, दे आर सप्लीमेंट। ये था आज का इम्पैक्टफुल सेशन डॉक्टर अमित उपाध्याय के साथ। पसंद आया है तो शेयर जरूर करना और अवेयर रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।